नमस्कार, मैं हूं जल्पा क्षत्रिय और आप देख रहे हो के न्यूज नेशनल। फटकार पर फटकार। प्रश्न हो रहा है कि आखिरकार क्या कर रही है सरकार। राज्य सरकार की जो कोरोना को कम करने के लिए कुछ खास कदम न ले पाई, और फिर होना क्या था। रूपाणी सरकार को मिली हाईकोर्ट की फटकार। दरअसल गुजरात में कोरोना बेकाबू होता दिख रहा है और मामलों में भी जबरदस्त तेजी देखने को मिल रही है। स्थिति इतनी खराब है कि अस्पतालों में बेड और ऑक्सीजन की किल्लत हो गई है। इस संकट के बीच राज्य सरकार पर कोरोना के असल आंकड़े छिपाने का आरोप लगा है। कहा जा रहा है कि राज्य में हो रही असल मौतों को दबाया जा रहा है। अब इस मुद्दे पर गुजरात हाईकोर्ट की तरफ से सरकार को फटकार लगाने के साथ साथ नसीहत भी दी गई है। आदेश में गुजरात हाईकोर्ट ने इस बात पर जोर दिया है कि अगर सरकार की तरफ से कोरोना के असल आंकड़े छिपाए जा रहे हैं तो इससे जनता का सरकार के प्रति विश्वास कम होगा और घबराहट का भी माहौल बनेगा। आदेश में कहा गया है, असल तस्वीर छिपाने से किसी का कोई फायदा नहीं होने वाला है। असल आंकड़ों को छिपाने की वजह से लोगों में डर पैदा होगा, विश्वास कम होगा और बड़े स्तर पर घबराहट देखने को मिलेगी। तो वही हाईकोर्ट की तरफ से यहाँ तक कह दिया गया है कि असल तस्वीर का खुलासा करने से लोगों में जागरूकता आएगी और वे कोरोना प्रोटोकॉल का और सख्ती से पालन कर पाएंगे। इसके अलावा गुजरात हाईकोर्ट ने कहा कि राज्य सरकार के निर्देश के बाद कोई भी महानगर पालिका अपनी मनमानी नहीं कर सकता। कोई भी मनपा अपनी ओर से कुछ नहीं कर सकती। हाईकोर्ट ने 108 की नीति को लेकर उठाए गए मुद्दे पर यह बात कही थी। राज्य सरकार और अहमदाबाद महानगर पालिका की ओर से कहा गया कि 108 एम्बुलेंस के अलावा अन्य एम्बुलेंस व वाहनों से आने वाले मरीजों को अस्पताल में भर्ती नहीं किए जाने का निर्णय वापस ले लिया गया है। हाईकोर्ट ने इस निर्णय पर नाराजगी जताते हुए कहा था कि कैसे सिर्फ 108 एम्बुलेंस से आने वालों को ही अस्पताल में भर्ती किया जा सकता है। इसके अलावा उन्होंने सरकार से सवाल किया कि कोरोना टेस्ट की संख्या कम क्यों है। न्यायाधीश ने कहा, प्रदेश में जब आरटीपीसीआर टेस्टिंग मशीन बढ़ाई गई है तो फिर टेस्टिंग की संख्या क्यों कम हो रही है। बीते 23 अप्रैल को जो टेस्टिंग की संख्या 1 लाख से ऊपर थी वो 2 मई को घटकर 1,37,000 ही क्यों रह गई। क्यों? अब इस सब चीजों से आप अंदाजा लगा सकते हो कि सरकार कोरोना के मामलों में बड़ी बेजवाबदारीपूर्ण काम कर रही है। लेकिन क्या हाईकोर्ट की फटकार के बाद भी सरकार सुधरेगी? प्रश्न तो काफी सारे हैं और यही हमारा आज का मुद्दा है कि रूपाणी सरकार को हाईकोर्ट ने जो फटकार लगाई है तो अब क्या कुछ सुधारे देखने को मिलेंगे या फिर जहां थे वहीं हम रह जाएंगे। तो इसी चर्चा में भाग लेने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर प्रकाश कापड़िया हमारे साथ जुड़े हुए हैं। उसके अलावा पारस जोशी जो कि कांग्रेस से है वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। भाजपा की ओर से दीपक जोशी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सभी का स्वागत है के न्यूज में। दीपक जी, आपसे शुरुआत करते हैं। क्या कहना चाहोगे जब गुजरात सरकार को हाईकोर्ट ने कुछ सुझाव भी दिए, कुछ नसीहत भी दी और कुछ फटकार भी लगाई? मैडम देखिए, पहले से जब भी ये पीआई स्टार्ट हुई है तब से अब तक जी एक भी फटकार सरकार ने दी नहीं है। फटकार शब्द आप निकाल दो। मैंने पहले आपको पर सुन रहा फटकार था। को नहीं दीपक जी, फटकार को फटकार ही कहा जाता है। क्यों सरकार स्टेप नहीं ले पाई और गुजरात हाईकोर्ट को सुझाव देने पड़ रहे? तो सरकार किस बात की, उसे फटकार ही कहते हैं अच्छे शब्दों में। आप मुझे शब्द मत समझाइए, आप अपना क्वाट रखिए। मैडम आप पेशेंट मत घुमाइए, आप एंकर हो, आप सुनने की ताकत रखो। पर आप मुझे किस शब्द का प्रयोग करना है आप बोलिए ना। मैं आपको बोल रही हूँ कि आप ये बोलिए। मैं आपको बोल रही हूँ, मैंने आपको सवाल पूछा, आप अपना जवाब दीजिए। आप मुझे मत सिखाइए, आप अपना जवाब दीजिए, आप अपना वोट रखिए। नहीं देखिए मैडम, हम सबको सिखाएंगे। आप गलत करते हो तो आपको भी सिखाएंगे हम। आप हमें मत सिखाओ। आप पत्रकार को सवाल नहीं सिखा सकते। आप मुझे ऐसा नहीं बोल सकते, आप ये नहीं ये बोलिए। सुनने की ताकत रख रहे, आप मुझे मत सिखाइए। मैंने आपको सीधा सवाल किया, आप सीधा अपना जवाब दे सकते हो, पर आप मुझे ऐसा नहीं बोल सकते कि सबसे पहले आप ये शब्द निकालिए। 5 मिनट के लिए, अभी आप 5 मिनट के लिए आप जवाब दीजिए, पर मुझे ना समझाए मुझे क्या बोलना है। पहले तो मैडम ईगो छोड़ दो। एंकरिंग में ईगो नहीं चाहिए, तटस्थता चाहिए आपको। भाई मेरी तटस्थता है, आपको भी वो एक्सेप्ट करना चाहिए। अगर आपको फटकार मिली है तो मिली है।
नहीं नहीं, आप बोलते हो फटकार, मैं बोलता हूँ फटकार नहीं मिली, तो आप क्यों इंटरप्रिटेशन करते हो? आप मैंने किस विषय आपको की बोला वकीलात नसीहत करते भी हो? दी गई, सुझाव भी दिए गए और फटकार भी मिली, हाँ मैंने तीनों शब्द का हाँ, तो प्रयोग किया। आप मैंने पहली मैंने बात, आप क्या फटकार। जवाब देंगे, आप मानने के लिए तैयार नहीं हूं, इतना मैडम सब आप कुछ बोले हो रखते गया। आप बोलिए, मैडम आप बोले रखते, चलो। हाँ कोई बात नहीं, आपको नहीं देना है जवाब, मैं आगे बढ़ती हूँ। प्रकाश जी आपका क्या कहना है यहाँ पर? मैं फिर से वही सवाल दोहरा रही हूँ कि हाईकोर्ट ने जिस तरीके से गुजरात सरकार को नसीहत दी, कुछ सुझाव दिए और फटकार भी लगाई है, आपका क्या कहना है? यहाँ पर लोग मर रहे हैं, गुजरात हाईकोर्ट को जब बीच में बोलना पड़ा। जी इसमें ऐसा है कि गुजरात हाईकोर्ट है, वो एक न्याय मंदिर है। जी न्याय मंदिर के भगवान जो बोलते हैं उसका आदर करना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। यदि वो फटकार भी लगाते हैं, कुछ भी बोलते हैं, जैसे शाह मरक बोला दिल्ली हाईकोर्ट के जज ने कि सरकार इस तरह से जो रण प्रदेश में अपना मुंह छुपाएगी तो उससे कोई बच जाने वाली नहीं है। जी तो जो कोर्ट बोला है, कोर्ट एक न्याय मंदिर है और हम सब तो उसके हरी भक्त हैं। जी और न्याय मंदिर के भगवान कभी गलत नहीं बोलते हैं, ऐसा प्रजा मानती है। अभी जी कई बार ऐसा देखा है कि राजनीतिक पार्टियां जो है लास्ट 20-25 साल से, कांग्रेस हो चाहे भाजपा हो, वो न्याय तंत्र पे कंट्रोल करने का बना रहे हैं, लेकिन प्रजा उसको स्वीकार नहीं करेगी, ऐसा मेरा मानना है। जी तो अभी क्या है, उसको शब्दों की जी मारामारी नहीं करनी चाहिए। ऐसा मैं दीपक जी से भी बात करता हूँ, जी उनसे भी कहता हूँ कि कोर्ट जो है कुछ भी बोल सकती है। कोर्ट को जो है अब शाह मृग ने कहा सरकार को, तो उसका मतलब वो शाह मृग थोड़े हो जाए। वो जो एक एग्जाम्पल देने के जो फटकार शब्द बोला, वो कोर्ट के लिए सही शब्द है और सरकार को ये भी सुनने की ताकत रखती है। जी ऐसा मेरा अभिप्राय है। जी बिल्कुल। जलपा जी। जी जी बिल्कुल। पारस जी मैं आपकी ओर आना चाहूंगी। मेरा सवाल फिर से वही है कि जिस तरह गुजरात सरकार को हाईकोर्ट ने फटकार भी लगाई, नसीहत भी दी, कुछ सुझाव भी दिए, अब आगे क्या? जी जलपा जी, पहले मैं ये बताना चाहता हूँ जी कि गुजरात में 30 साल से भाजपा की सरकार है और उनको जो सत्ता का मद है वो इतना चढ़ गया है कि जो लोकशाही का चौथा स्तंभ है, जो पत्रकारित्व और टीवी मीडिया जी है, उनको वो लोग सिखाने जा रहे हैं कि क्या बोलना और क्या नहीं बोलना और क्या दिखाना और क्या नहीं दिखाना। जी ये लोग को ये समझ में नहीं आता कि मीडिया एक निष्पक्ष पक्ष है और वो लोकशाही का चौथा स्तंभ है, आप उसको सिखाने मत जाइए। जी अभी मैं आपके जवाब के ऊपर आता हूँ जी कि पिछले 30 साल से यहाँ पे जो भाजपा की सरकार है, तो वो अभी कोई और पक्ष को वो ऐसा बोल ही नहीं सकती कि ये पक्ष ने काम नहीं किया, कि ये पक्ष ने काम नहीं किया। आप 30 जी साल से गुजरात के अंदर है, आपको जी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के लिए और यहाँ पे विकास करने के लिए यहाँ की प्रजा ने पूर्ति तक आपको दी थी, जी लेकिन आप ऐसे जो बेसिक जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो हेल्थ का इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो खड़ा करने में तद्दन नाकाम गई है भाजपा सरकार पिछले जो 25-30 सालों के अंदर। और इनको जो है कि बड़े बड़े उत्सव में खर्चे किए हुए उन्होंने, वाइब्रेंट गुजरात में खर्चे करते हैं, मूर्तियां बनाने में खर्चे किए हुए हैं, उत्सव मनाने में खर्चे किए, लेकिन कभी उन्होंने अस्पताल नहीं बनाए ना, या कोई ऐसे कोई मेडिकल कॉलेज के लिए या कोई नर्सिंग स्टाफ के लिए कोई कदम उठाए। जी आप पिछले कितने सालों से देखेंगे कि गुजरात में सिविल हॉस्पिटल है जो पूरे एशिया में फर्स्ट नंबर में आती है, वो कांग्रेस ने जी बनाई है। VS हॉस्पिटल जो है वो कांग्रेस ने बनाई है, LG हॉस्पिटल है वो कांग्रेस ने बनाई है। ये बेसिक जो उन्होंने अस्पताल और जो बेसिक हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा किया होता, तो आज ये नौबत नहीं आती कि वो क्लैरिफिकेशन करने के लिए बैठे होते हैं। जी दूसरा ये मैं कहता हूं कि हाईकोर्ट हमारे देश में जी सामान्य जो आदमी है उसको न्याय तंत्र पर भरोसा है जी कि अगर कोई उनकी बात नहीं सुनता है तो न्याय तंत्र जरूर सुनेगा। जी और कोरोना की स्थिति जब बेकाबू हो गई
और शासक पक्ष ने सामान्य जो लोगों की बातें नहीं सुनी, तो उनको एक विश्वास आया कि नहीं, हमारे बदले न्याय तंत्र वो शासक पक्ष को सिखाएगा, फिटकार लगाएगा। जी और वही बात हुई, और हाईकोर्ट ने जो रूपाणी सरकार थी उनको फिटकार लगाई, जी क्योंकि ये गलत आंकड़े वो सामने आ रहे थे। क्योंकि मैं पिछली बार भी एक टीवी मीडिया में बैठा था, वहां पे जी। जो एंकर चिल्ला चिल्ला के बोल रही थी, भाई आपके यहाँ के स्मशान के आंकड़े हम खुद बाहर बैठ के डाउन हम लोग नोंद रहे हैं कि जी। भाई मृत्यु के आंकड़े ज्यादा है, तो वो बोल रहे नहीं, मृत्यु के आंकड़े इतने ज्यादा नहीं है, सिर्फ 4 से 5 है। और वो एंकर बोल रही थी 160 है। जी तो यहाँ पे तद्दन विपरीत परिस्थिति, आपने जो बोला वो सच बोला है जी कि सरकार को जो सामने जो स्थिति रखनी चाहिए वो सही स्थिति रखनी चाहिए, जी कि जिससे लोगों को एक्चुअल सिचुएशन क्या है उसका पता चले और लोग जी। घबराए नहीं। जी आज बिल्कुल। आप देख रहे हैं कि भाई उन्होंने जो आरटीपीसीआर टेस्टिंग किट का, जी उन्होंने 19 अप्रैल को कहा कि 110 आरटीपीसीआर टेस्टिंग किट हमारे पास है, और आज की तारीख में सिर्फ 72 आरटीपीसीआर टेस्ट किट अवेलेबल है। तो हाईकोर्ट ने ये फिटकार लगाई, तो फिर 19 अप्रैल को सौगंधनामे में आपने साइन क्यों किया कि हमारे पास 110 आरटीपीसीआर टेस्टिंग किट है? इसका मतलब है कि आपने गलत इंफॉर्मेशन हाईकोर्ट को दी है। तो ऐसा ही सिचुएशन जो है कि वो जी। अभी जो है वो आंकड़े बोल रहे हैं कि भाई 2 दिन से कम हो रहे हैं जो जी। कोरोना के जो केस है। तो ये आप देखेंगे कि भाई अप्रैल के अंदर 19 अप्रैल को पर डे जी। 1.93 टेस्टिंग होते थे, जी और आज की तारीख में सिर्फ 1.38 लाख जी टेस्टिंग होते हैं। तो आपने ये 50,000 टेस्टिंग घटाए, और फिर आप लोगों को बताना चाहते हैं कि अभी स्थिति जो बेकाबू हुई थी वो कंट्रोल में है। तो ये तो ऐसा हुआ कि बिल्ली दूध तो पी रही है, लेकिन आखिर बंद करके दूध पी रही है कि उसको ऐसा लग रहा है कि मेरे को कोई देख ही नहीं रहा है। जी ये लोकशाही है, लोकशाही में सब कुछ देख रहे हैं। फिर भी हाईकोर्ट ने ऐसा बोला कि आपने अगर रेमडेसिविर इंजेक्शन थे, तो लास्ट आपने 1 महीने में कितने कितने जिले में कितने कितने रेमडेसिविर इंजेक्शन दिए, उसका हमको एक चार्ट दो। जी तो वो भी दिखाने में वो फेल रहे। आज 900 रुपए का जो इंजेक्शन है रेमडेसिविर इंजेक्शन, वो 20,000 25,000 रुपए में काला बाजारी में मार्केट में बिक रहा है। जी तो प्रशासन अभी तक कर क्या रहा था? उनके पास ऐसी कोई प्लानिंग नहीं थी कि रेमडेसिविर इंजेक्शन का सही से सप्लाई हो, ऑक्सीजन सिलेंडर का सही तरह से सप्लाई हो, या फिर जी। जो लोगों को, मरीजों को बेड के लिए जो व्यवस्था करनी है जी जी वो भी नहीं कर पाए। वो सिर्फ उद्घाटन करने के लिए दिल्ली से यहाँ आ सकते हैं, जी अपने बड़े बड़े फोटो लगा सकते हैं बाहर, हॉस्पिटल के बाहर, लेकिन राइट न्यूज यही है कि वो बेसिक जो हेल्थ की जो सेवा है वो पब्लिक को देने में नाकाम रहे। इसके हिसाब से आज इतनी सारी मृत्यु हो रही है। जी और आज जी एक अखबार ने बहुत ही अच्छा सेंटेंस लिखा हुआ है जी कि जी गुजरात को स्मार्ट सिटी बनाने के बजाय ये लोगों ने स्मशान सिटी बना दिया है। जी जी जी, दीपक जलपा जी जी। क्या कहना चाहोगे आप स्मार्ट सिटी के बजाय यहाँ पर बोला गया कि शमशान सिटी बना गया है, और अगर मुद्दे की बात करें तो हाईकोर्ट ने भी बोला है कि असल तस्वीर छिपाई तो जनता का भरोसा खो देंगे, क्या कहेंगे? देखिए मैडम, मैं आपको वही बोलता हूँ कि मुझे बोलूंगा तभी आप बीच में मत बोलिए। आपको कुछ नहीं गलत लगा तो आप मेरे को बात में बोलिए। एक बात है मैडम कि सुबह तो जल्दी से चल रही है, सरकार और हाईकोर्ट दोनों के बीच में हाईकोर्ट ने जो कुछ मांगे सरकार ने दिया भी है। दूसरी बात है कि जो ये जो आपत्ति आई है हमारे पे, वो इतनी बड़ी महाप्रकोप है कि कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर हो, कोई भी सरकार हो, कोई भी आदमी हो, चाहे वो राजस्थान का हो या गुजरात की बात करता हूँ, मगर कोई भी सरकार हो, सब उसके सामने छोटे हैं।
तो सबको मदद करनी चाहिए। अब मैं बताऊंगा कि धीरे धीरे सब जगह पे, क्योंकि पहला वाला जो स्ट्रेन आया था 10 साल जो आया था और आज का जो स्ट्रेन है वो पूरा अलग है। उसकी जो मोडालिटी है वो भी फास्ट है। आपने देखा होगा। तो कोई भी स्ट्रक्चर हो, सरकार उसका काम कर रही है, मगर ये जो है नेचुरल कैलेमिटीज हम बोल सकते हैं। तो एक ही बात है, मैं आज एक अपेक्षा रखता हूँ कि आपका जो नेशनल ये चैनल है, कांग्रेस वाले भी हैं, हम लोग जब भी चैनल में बैठते हैं, जी तभी हमारा खेत में बैठते हैं। जी आज हम क्यों कहने कहते हैं? क्योंकि जी आज ये पॉलिटिकल की बातचीत नहीं होती है। इसने ये सरकार ने ये किया, ये सरकार ये कर रही है, ये सब नहीं होती। सबको मदद करनी चाहिए, चाहे कांग्रेस हो, जी बीजेपी हो, आप जी सबको सामने आना चाहिए। तो जी प्रकाश है, वो भी बुजुर्ग हैं, कांग्रेस वाले भी एक्सपीरियंस वाले हैं। टुडे आई एक्सपेक्ट कि वो लोग सूचन करें हमको, और बीइंग ए रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ए गवर्नमेंट मैं आगे देखूंगा कि ये सब भी करना चाहिए। जी एक रिक्वेस्ट करता हूँ सबको जी कि चलो बिल्कुल ये सब है, निंदा करने की कोई बात नहीं है मैडम। आपने देखा होगा कि रेमडेसिविर की गत महीने थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हुआ था, आज वो धीरे धीरे सॉर्ट आउट हो रहा है। ऑक्सीजन का भी प्रॉब्लम हो रहा है। तो हम सब बुजुर्ग के पास सजेशन मांगते, क्योंकि जो लोग डिबेट में आ रहे हैं वो सब जी विद्वान लोग होते हैं और प्रजा भी उनको सुनने के लिए बैठती है। तो आई एक्सपेक्ट कि उनके पास कुछ सुझाव दे, मैं सुझाव लूंगा उनसे, और सुझाव हम गवर्नमेंट को भी देंगे और जी उसकी दिशा में हम काम करेंगे। जी लड़ाई लड़ने से मैडम कोई काम जी नहीं होता है। जी तो आई एक्सपेक्ट आप भी मैडम, आप तो आप रोज डिबेट का इंटरव्यू करते होंगे, तो जी आपको भी नए नए मिलते होंगे, तो आप भी हमको सजेस्ट करो, मैं जी गवर्नमेंट को पूरा दूंगा और आपको बताऊंगा बराबर। जी तो मैं दीपक जी, आपकी बात बड़ी पॉजिटिव है, सहमत भी है। इसका एक और तरीका हो जाता है, आपकी ये जो शब्द है उसको तो मैं भी, उसका भी आवकार्य मैं करती हूँ, लेकिन सरकार को भी कहीं ना कहीं सर्वपक्षीय जो दल की बैठक है वो बुलानी चाहिए। सारे पक्ष की एक बैठक हो जाए तो आप जो बोल रहे हैं वो बहुत इजी गोइंग हो जाएगी प्रोसेस। सही बात है मैडम, वो भी सही बात है, मगर उसके लिए पहले मैं क्या बोल रहा हूँ कि कोई किसी सरकार की निंदा नहीं करनी चाहिए, वो लोग सुझाव दे। आज आज मैं पॉलिटिकल बातचीत की चर्चा नहीं कर रहा हूँ कि राहुल जी ने क्या बोला, मगर मैं एक बोल रहा हूँ आपको कि राहुल जी ने बोला कि आप हिसाब दो हमको। आप हिसाब का क्यों मांग रहे हो? आप दोनों में इतनी आपकी आप वीक कर रहे हो, आप इसके अंदर मदद करो, आप ये बात करो तो प्रजा को होगा। मगर अभी तक मैडम आपने सुना होगा कि सब लोग निंदा करते हैं कि सरकार ने ये नहीं किया, ये नहीं किया। ये करना चाहिए वो कोई भी नहीं देता है। सुझाव भी मिलते ही है, सही बात है दीपक जी, आपकी सुझाव भी मिलती है, लेकिन क्या काम है कि पत्रकार हो या विपक्ष हो, उनका काम होता है कि ये कमी रह गई देखो ये, यानी जैसे कि आपने भी नहीं आपने भी कई सालों तक विपक्ष का रोल जो है, चलो गुजरात की बात नहीं कर रहे, गुजरात में तो काफी साल हो गए, अगर केंद्र की बात करें तो आप भी विपक्ष में रहे हो, तब हमने भी देखा है कि वो पेट्रोल डीजल की बढ़ती हुई कीमतों पे क्या होता था, वो महंगाई पे क्या होता था, यानी कहीं ना कहीं वो विपक्ष का भी एक रोल ही है बोलना। पर आपने जो बोला है सुझाव भी आते ही है, और आप जो बोलो कि एक सर्वदलीय बैठक हो जाए तो वहीं पे बहुत, यानी ये इजी गोइंग हो जाएगा, यानी सभी के लिए ये हो जाएगा कि नहीं हम एकजुट हो गया है। मैडम मैं क्या बोल रहा हूँ कि पेट्रोल डीजल की जो बातचीत है और ये जो है नेचुरल कैलेमिटीज वाली जो हम बोल रहे हैं वो दोनों अलग है। पेट्रोल डीजल वाली जो बात है इसमें तो सबका सहयोग चाहिए। अकेली सरकार या तो अकेला में कुछ नहीं कर सकता। जी तो आज जी मैं बोल रहा हूँ कि मैडम आप सबको, सब प्रकाश जी भी बुजुर्ग है, कांग्रेस के जो पारस जी है वो भी लर्नेड पर्सन है, तो मैं जी उनसे एक एक्सपेक्ट करूंगा कि वो लोग कुछ सुझाव दे, मैं गवर्नमेंट को बीइंग रिप्रेजेंटेटिव ऑफ गवर्नमेंट मैं उनको सब सुझाव दूंगा मैडम। जी जी जी
प्रकाश जी, मैं अब आपकी ओर आना चाहूंगी। यहाँ पर बात हो रही थी एक टेस्टिंग की संख्या जिस तरीके से मतलब कम कर दी गई, आपको क्या लगता है कि मतलब आंखें बंद कर देने से कि क्या रात हो जाएगी? मतलब टेस्टिंग को कितना बढ़ावा मिलना चाहिए और किस हिसाब से अगर हम टेस्टिंग में भी आगे जाते हैं, जैसे कि पहले बोला जाता था कि टेस्टिंग, ट्रेसिंग और ट्रीटमेंट, पर वो 3T को कहीं ना कहीं टाटा हो गया हो वैसा दिखाई दे रहा है। आपको क्या लगता है कि हमको ये जो ट्रेसिंग है, ट्रीटमेंट है और टेस्टिंग, सबसे पहले उस पर कितना भार देना चाहिए और उसकी रफ्तार कितनी बढ़ानी होगी? देखो, जिस तरह गुजरात की जनसंख्या है जी उस हिसाब से टेस्टिंग नहीं हो रहा है, ये बात तो अभी स्वीकार कर लिया है और प्रजा भी समझती है। और न्याय और शोध तो हाईकोर्ट ने किया या पीआईएल हुई, इसका मतलब क्या है कि कुछ न कुछ सरकार जो है प्रजा का हित करने में निष्फल रही है, ऐसा 100% साबित होता है। अच्छा, जो मीडिया है वो भी एक समाज का, प्रजा का और राजकीय पार्टी का दर्पण है। वो दर्पण कभी झूठ नहीं बोलता है, ये भी समझना चाहिए। जो शासक पक्ष हो या विपक्ष हो, दोनों को मैं बोलता हूँ कि इस समय जो पोजीशन का निर्माण हुआ है जी उसमें ऐसा है कि कोर्ट ने जो मद्रास हाई कोर्ट, दिल्ली हाई कोर्ट, जी इलाहाबाद हाई कोर्ट, गुजरात हाई कोर्ट, तो जी जो भी ये मुख्य हाई कोर्टों ने जो भी आदेश दिए हैं, जी उसका ऐसा लग रहा है कि 20 साल पहले जो कोर्टों का आदेश का पालन होता था भी नहीं हो रहा है। और जो सरकार, कोर्ट जो निर्देश देती है वो जी सरकार अमल करने में निष्फल रही है। ऐसा स्पष्ट रूप से मैं दीपक जी से भी कहूंगा कि सरकार को बोले कि भाई जो हुक्म है उसका आदर करना चाहिए और अमल भी करना चाहिए। इम्प्लीमेशन नहीं होने के कारण ये समस्या ज्यादा पैदा हो रही जी है कि ये पक्ष दोनों है, कांग्रेस हो जी चाहे भाजपा हो, लेकिन ये लोग समझते हैं कि मैंने केस हमारा पहना है, या कांग्रेस वाले बोले हम कांग्रेस का रक्षण है। दोनों पार्टियों को मैं सूचन करता हूँ कि जी प्रजा का हित, पब्लिक इंटरेस्ट, न्याय का हित पहले देखना चाहिए, उसके बाद ही शासक बनते हैं। वो पहले शासक नहीं बनते, पहले उनको काम करना पड़ता है। फिर जी कुर्सी पे बैठने के बाद परिवर्तन आया है। आजादी के बाद जो प्रजा की परिस्थिति है वो दिन प्रतिदिन आजादी के बाद की गुलामी का अनुभव हो रहा है। अभी ऐसा प्रजा मानती है लेकिन बोलती नहीं है, लेकिन प्रजा में लोक चर्चा है जी वो यही है कि આપણે તો હવે ગુજરાતીમાં કહેવત છે કે ભાઈ કે अभी जो पोजीशन है ये आजादी है ना, पहले गुलामी सारी है। तो ऐसी पोजीशन का निर्माण हुआ है तो उसको सुधार करना शासक पक्ष का भी काम है, जी प्रजा का भी काम है, सामाजिक संस्थाओं का भी काम है, मीडिया का भी काम है। जो दीपक जी ने बताया वो बात सही है, लेकिन जी ये सर्वदलीय बैठक क्यों नहीं बुलाते हैं? कुछ कुछ ईगो प्रॉब्लम है, कुछ पॉलिटिक्स में जो राजकीय क्षेत्र में जो चीज को इग्नोर करना चाहिए वो नहीं जी करते हैं और उसको पकड़ के बैठ जाते हैं कि ये हमारा है तो हमारा ही रहेगा, हमारी बात ही सही रहेगी, मतलब उससे प्रजा को नुकसान हो। जी लेकिन जो अभी परिस्थिति का निर्माण हुआ है उसके लिए सरकार जिम्मेवार है। उनकी बात सही है कि कुदरती आपत्ति है, इसके पहले भूकंप भी आया है, साइक्लोन आया है, जी सुनामी आई हुई है, तो कुदरती आपत्ति हर एक सरकार में आई है। लेकिन उसको कैसे निपटना अच्छी तरह से प्रजा के हित में, जब प्रजा का हित होगा तो राष्ट्र का हित होगा। अब जी सरकार कितनी जगह पर ये आरोग्य के क्षेत्र में गुजरात में और शैक्षणिक क्षेत्र में निष्फल रही है, ये बात सही है। कोर्ट में भी कई पिटीशनें हो गई है इस बारे में। जी डॉक्टरों ने क्या किया मैं आपको बताऊं, गए साल जब जी ये कोरोना हुआ तब डॉक्टरों ने 18 लाख का पैकेज, 15 लाख का पैकेज बना दिया था। कितनी हॉस्पिटलों में हमने भी सरकार का ध्यान दौड़ा, राजीव गुप्ता साहब बाद में आए, उनका भी ध्यान खींचा था हमने। जी तो ये ड्यूटी सरकार की रहती है कि भाई हमारे इधर से चोरी कौन करके जा रहा है, क्या होता है, ये डुप्लीकेट इंजेक्शन बन गए या जो भी है 5,000 इंजेक्शन सूरत चले गए। तो मैंने जी कोर्ट को भी लिखा है, हाई कोर्ट को भी, पब्लिक इंटरेस्ट में कि भाई तुम जस्टिस इज डिले, जस्टिस इज डिनाई, अगर लंबी मुदत देते हो तो उसके बाद न्याय मिलने में प्रक्रिया डिले होती है। तो कोर्ट को भी ये ध्यान रखना चाहिए कि न्याय जो है हमें मुदत नियर पीरियड की देनी चाहिए। मैटर सेंसिटिव होवे, जी सीरियस होवे तो उसको पहले ध्यान देना चाहिए। लेकिन अभी कोर्ट भी क्या है, कई जगह पर ऐसा जी हो गया है कि पॉलिटिकल पावर पे चलती है, सब प्रजा में एक भ्रम पैदा हुआ है या सत्य है मालूम नहीं है
लेकिन ये छाप दूर करनी पड़ेगी। यदि सरकार जो है वो कोर्ट का आदेश नहीं मानेगी तो एक टाइम ऐसा आएगा 5 साल के अंदर कि जी प्रजा भी कोर्ट का आदेश नहीं मानेगी, ऐसा निर्माण हो सकता है। जी, तो सरकार जो है गलत मैसेज जा वो सकता है। एक गलत मैसेज जा सकता है, इसलिए सरकार को इम्प्लीमेशन करना चाहिए जिससे ये परिस्थिति का निर्माण नहीं होगा। तो प्रजा भी जो है यथा राजा तथा प्रजा, तो प्रजा जी देखेगी कि सरकार क्या करती है, हम भी ऐसा ही करेंगे। इतना जी टैक्स सरकार देती है चाहे कांग्रेस की या भाजपा की, लेकिन इतना पैसा व्यय नहीं होता है। जैसे राजीव गांधी ने एक बार कहा था कि 1 रुपया सरकारी तिजोरी में से जाता है तो 12 पैसा जी बेनिफिशियरी तक जाता है। तो ये इनके शासन में कितना पहुंचता है वो हम मालूम नहीं है, लेकिन प्रजा सोचती है कि इतना फंड दिया तो जी उसके बाद भी जो बेनिफिट प्रजा को इसमें मिलना चाहिए जी वो नहीं मिल रहा है। तो उसका कुछ न कुछ रास्ता मिलकर के सर्वपक्षीय दलों को मिलकर के करना चाहिए, ऐसा जी मेरा बिल्कुल। सुझाव है। जी बिल्कुल। पारस जी, यहाँ पर जो चर्चा हो रही थी उस हिसाब से देखा जाए तो हाईकोर्ट ने भी फिर से एक बार बोल रहा था कि कोर्ट की भी नहीं सुन रही सरकार, तो इसीलिए शायद गुजरात में कोरोना मामलों की सुनामी आई हुई है। यानी सुझाव तो मिले ही है, लेकिन अगर उसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं होता या सुधार नहीं होता जिसकी वजह से कोरोना बढ़ता चला गया। जी जी, लगता है कि इसी तकनीकी खामी की वजह से हम उनकी आवाज नहीं सुन पा रहे हैं। दीपक जी, मैं अब आपकी ओर आती हूँ। प्रश्न ये है कि जैसे कि आपने बोला कि सुझाव आवकार्य है, तो कई सारे सुझाव है, नसीहत है, और मैं फिर से एक बार बोलूंगी कि कुछ फटकार भी जो हाईकोर्ट ने दी, तो गुजरात सरकार उस मामले पर सीरियस कब होगी? मैडम देखिए, पहले से जो डिबेट स्टार्ट हुई वहां से वो कंट्रोवर्सी और फटकार की शब्द में वहां आ रहे हैं। मैं आपको बताता हूँ फटकार किसको बोलते हैं कि हाईकोर्ट किसी को ऑर्डर करती है। हाईकोर्ट ने पहले दिन से, आप पहले दिन से उसका सुझाव दिए कि आप ये करो, क्योंकि हाईकोर्ट है से नो पावर टू इंटरफियर इन एडमिनिस्ट्रेशन। तो हाईकोर्ट ने पहले से सुझाव दिया है, फटकार नहीं दी है, वो इंटरप्रिटेशन गलत हो नहीं, रहा है। मैं आप पहले से गलत समझ रहे हो। आपने, मैंने बोला नसीहत भी दी है, सुझाव भी दी है, शायद आपको फटकार नहीं सुनाई दी हो, या इस वक्त आप भाजपा की ओर से बैठे हो इसीलिए आपको महसूस नहीं हो। मैं मेरे जगह पे बिल्कुल राइट हूँ, क्योंकि ऐसा हाईकोर्ट ने स्पष्ट कुछ मुद्दे पर बोला है कि ऐसा क्यों। ये भी बोल रही है कि कोर्ट की भी नहीं सुन रही है सरकार। देखिए मैडम, किसी बच्चे को अगर बोला जाए कि तुमने होमवर्क नहीं किया, ये क्या किया है, ये देखो क्या हो रहा है, तो उसे फटकारी कहते हैं। देखिए मैडम, उन्होंने बोला कि आप शब्द को समझिए, आप शब्द को समझिए। देखिए मैडम, मैं बोल रहा हूँ कि वो बोल रहे हैं कि आपकी स्ट्रेटेजी क्या है वो आप एफिडेविट पे बताओ, टेस्टिंग का रिकॉर्ड क्या है वो आप बताओ। तो वो क्या हुआ, वो फटकार हुई। वो बोल रहे हैं कि पर आप कुछ हमको शब्द दूसरे भी तो रिकॉर्ड, प्रयोग किए, वो मांगा तो है ना, लेकिन ये भी तो बोला कि कोर्ट सुन नहीं रही है। और भी तो कई शब्द हुए, वो क्या हुई? राम भरोसे वो बोला गया था, वो क्या था? दूसरी बात है कि महाराष्ट्र की पोजीशन आप देखो, एमपी की देखो, राजस्थान की बिल्कुल, देखो, दिल्ली की महाराष्ट्र, देखो, राजस्थान, वहां की भी कोर्ट ने सबकी लगाई है। है, और उन्हें भी फटकार भी मिली है, और वहां पर भी यह सुझाव भी मिला है, नसीहत भी तो मिला है। ऐसा नहीं है आज का मेरा कि- मुद्दा ऐसा नहीं है गुजरात कि- का है, राजस्थान का आएगा हाँ, तब तो मैं वहां ऐसा पे भी नहीं है बोलूंगी। कि ऐसा नहीं है कि हाईकोर्ट कुछ बोलती है और सरकार नहीं करती है। आज हाईकोर्ट ने बोला था तो आज से स्ट्रिक्टली वो भी फॉलो किया है। हाईकोर्ट के डायरेक्शन का एक एक वर्ड हम पालन कर रहे हैं। तो हाईकोर्ट ने तो मतलब सुझाव ये भी दिया था कि 3-4 दिन का अगर कुछ लॉकडाउन या ऐसा कुछ हो जाए तो फिर कहीं ना कहीं हम ये कोरोना को एक हद तक कंट्रोल कर सकते हैं। देखिए मैडम, वो बात सही है, उन्होंने सुझाव दिया था कि लॉकडाउन का करो आप, बराबर, जी मगर वो अब परिस्थिति को देख के करना पड़ता है। तो आज भी मैं बोल रहा हूँ कि धीरे धीरे लगा तो सरकार वो भी करेगी, क्योंकि हर एक पर परिस्थिति को देखना शमशान चाहिए। में नहीं दीपक जी, शमशान में लंबी लंबी वेटिंग चल रही है, मतलब अंतिम विधि के लिए। अब इससे और क्या खराब सिचुएशन का हम वेट करें? देखिए मैडम, मैं वही बोल रहा था कि जैसे ही वो जो दूसरी जो आई है, दूसरा वेव जो आया है वो एकदम फास्ट आया है।
और उसके सामने हम सबको लड़ना है। वो आपकी बात सही है। जी, लड़ना तो है ही कोरोना से हमें। हाईकोर्ट के भी वही सुझाव दिए हैं। तो जरूर लगा तो ये भी लॉकडाउन पूरा होगा, मगर सबको सामने रख के देखिए मैडम, कोई भी छोटा आदमी है उसको भी सामने रख के हमको डिसीजन लेना पड़ता है। तो सरकार ने वो सब लेके डिसीजन जी, लिया लेकिन है पहली कि बार भी हमने देखा था लॉकडाउन कितना लंबा चला था और सरकार की भी कुछ फर्ज बनती ना। आप जो बोल रहे हो गरीब, अगर जैसे भाजपा ही है, उनके तो पेज प्रमुख भी इतने सारे, अगर वो डेटा ले आए कि कितने मजदूर लोग हैं, कितने लोग हैं जो रोज कमाते हैं, रोज खाते हैं, अगर वो उनको सरकार कुछ 14 दिन का भी लॉकडाउन जैसे ले आई, तो क्या फूड पैकेट्स नहीं दे पाएगी सरकार? देखिए मैडम, उसके मतलब वो लिए तो सरकार के ऊपर है ना। जैसे लॉकडाउन लगाना आवश्यक है, तो अगर प्रश्न है इन लोगों का, तो उनके लिए सरकार मुहैया करा सकती है। मजदूर है तो उनकी रहने की व्यवस्था भी सरकार कर सकती है। वही कि पार्टी वर्कर्स भी अभी लग गए हैं। आपने देखा होगा मैडम कि हर एक जगह पे, सूरत पे हो, मुरादाबाद हो और धार्मिक संस्था हो, उन्होंने भी हॉस्पिटल मिनी हॉस्पिटल जैसा कर दिया है। दूसरे वर्कर्स भी उसके ऊपर आ गए हैं, पार्टी वर्कर्स। और हर एक एमएलए जो है उनको भी उन्होंने सबने 25 लाख रुपए उनके फंड में से वेंटिलेटर सब परचेस करने के लिए बोल दिया है। तो पूरी जो व्यवस्था है, पूरा अभी पूरी एक एक मिसाइल, एक जो युद्ध की धोरण से तब हमने जी काम करना चालू कर दिया है मैडम। जी तो ऐसा नहीं है, मगर हर एक का सहयोग चाहिए। आपका सुझाव सही है कि सर्वदलीय पक्ष की बैठक भी बुलानी चाहिए और उसके जी, अंदर भी सुझाव क्योंकि लेने यहाँ पर ये मसला ही खत्म हो जाएगा। जैसे अगर कुछ विस्तार की बात करें तो शायद आम आदमी पार्टी के कॉर्पोरेटर होंगे, कुछ में भाजपा के होंगे, कहीं कांग्रेस के भी होंगे, कहीं एमएलए की बात करें तो दूसरी किसी पार्टी के होंगे, भाजपा के भी होंगे, तो सबको एकजुट आना ही पड़ेगा। जी जसपा जी, देखिए, मैं आज कुछ मैं कहना बात चाहता हूँ। करता हूँ कि राजकोट के जो एमएलए हैं कांग्रेस के, बराबर, तो जी उन्होंने आज प्लाज्मा का उन्होंने एक कैंप किया था। तो आई जी अप्रिशिएट कि नहीं, करना चाहिए, क्योंकि वो आज उन्होंने किया है, वो सही बात है, क्योंकि आज जी की स्थिति में ये जो है संजीवनी है, प्लाज्मा जो है सबको जी चाहिए। तो हम ऐसा, मैं वही आज एक्सपेक्ट करता हूँ कि आज कोई नए सुझाव दे जी सरकार। सबके लिए तैयार है। हाईकोर्ट जी ने भी सुझाव दिए हैं, तो इसकी आरटीपीसीआर टेस्टिंग के लिए भी वो जाने वाली है, ज्यादातर हो। इसकी चेन तोड़ने के लिए भी सरकार पूरा सोच रही है, जो लॉकडाउन का आप जो बोल रहे हो, मगर सब जी परिस्थिति को सामने रख के वो ये डिसीजन लेना पड़ता है मैडम। जी बिल्कुल। प्रकाश जी, मैं आपकी ओर आना चाहूंगी। प्रकाश जी, यहाँ पर प्रश्न ये है कि सरकार ने ये भी बोला था कि आपके पास पर्याप्त वैक्सीन है क्या? यानी वैक्सीन का भी जो प्रश्न है वो हाईकोर्ट की तरफ से पूछा गया था सरकार को। आपका क्या क्या मानना है वैक्सीन पर? वैक्सीन जो है वो एक्चुअली क्या हुआ कि जब पहले लॉकडाउन वेदांत हुआ क्या था? उस टाइम पे सरकार को व्यवस्था करनी चाहिए। जैसे दूसरे देशों में क्या हुआ कि वैक्सीन लग भी गई, कितने देशों में आगे बढ़ चुके हैं, अपने पीछे रहे अपना देश, ये निश्चित बात है। अब उसके अंदर क्या, वैक्सीन खरीदने में इनकी आमा कंपनियां ज्वाइन થઈ ज्यादा ગયો आ गई, कुछ हरीफाई उनकी हुई, तो क्या हुआ वो सरकार जानती है क्या हुआ है। लेकिन एक चीज है कि जैसे जी विदेशों में भी लॉकडाउन हुआ, लॉकडाउन किया, लेकिन जो गरीब आदमी थे या अमीर आदमी थे, सबको सरकार ने 4 बार पैसा जमा कराया है, क्योंकि सरकार के पास रिजर्व फंड था। हमारे इधर आर्थिक स्थिति ऐसी है कि जो विदेशी बैंक है और जो अपने फंड बैंक है, उन्होंने रिजर्व बैंक को भी बोला है कि रिजर्व फंड यूज नहीं होना चाहिए। अब सरकार के पास रिजर्व फंड ही नहीं होगा तो सरकार यूज कैसे करेगी। जी इसलिए जो मजदूर लोग, जो जोशी जी ने बताया कि मजदूर लोगों को जाना पड़ा, गरीब लोगों पे पुलिस लाठीचार्ज हुआ, पुलिस की मार सहनी पड़ी, ये सब गरीब आदमी क्यों सहन करे हमारे देश में। ऐसे हम गुलाम थोड़े ही है कि जी गरीबों पे पुलिस लाठी चला सकती है या मजदूरों को बोले इधर से चले जाओ, और भागा दौड़ी में इतने लोगों के मृत्यु हो गए, उसकी जिम्मेवार सरकार है। और कोर्ट भी ऐसा बोलती है कि ये हत्या का मामला दर्ज होना चाहिए, लेकिन कोर्ट भी बोलती है लेकिन करती नहीं है, ये बात हकीकत है। तो एक बार वो करेगी, उसको जब भी लगेगा कोर्ट को इम्प्लीमेशन हो जाएगा, ये बात निश्चित है। देखो पहले भी कितने राजकीय लोगों ने गलत काम किए, ऐसा भी है, और प्रजा को नुकसान पहुंचाया है। अब ये वैक्सीन के बारे में जो जी अभी वैक्सीन कम है, 2 दिन का स्टॉक है या 4 दिन का है, ये तो सरकार को पहले से
व्यवस्था करनी चाहिए, क्योंकि पीएम फंड में, केयर फंड में इतना पैसा पहले आया, तो वो सब पैसा था तो सरकार को व्यवस्था करनी चाहिए थी पहले। दूसरे देशों में भी हुई है, उधर हर एक को सरकार की जिम्मेदारी रहती है, उधर नागरिकों की वैल्यू है। हमारे इधर भी ऐसी परिस्थिति है, जी लेकिन नागरिकों की कीमत होनी चाहिए, ये हम मानते हैं। और जिधर सिटीजन्स वैल्यू नहीं होगी, उधर सिटीजन्स का आने एक ही होगा। जो छोटे दुकानदार है, छोटे व्यापारी है, जी उनको भी लॉकडाउन का सामना करना पड़ता है, तो उनको उनके सामने कुछ फंड मिलना चाहिए कि उनको नुकसान पड़ा है, या जो भी कुदरती आपत्ति में सहयोग सरकार का भी चाहिए, उद्योगपति ने भी दिया है, जी मीडिया के वर्ग ने भी दिया है, लेकिन गरीब वर्ग मारा नहीं जाना चाहिए। हमारे इधर गरीब वर्ग मारा गया है, वो बहुत बड़े दुख की बात जी बिल्कुल से पारस जी, मैं अब आपकी ओर आना चाहूंगी। पारस जी, मेरा प्रश्न आपसे वही है, अगर देखा जाए तो कहा जा रहा था कि कोरोना को अगर उसका जो स्ट्रेन है जिस तरीके से फैला हुआ है, अगर उसको कम करना है तो वैक्सीनेशन उतना ही महत्वपूर्ण है। और कई सारे नेताएं आगे आए हैं जिन्होंने अपील भी की है कि वैक्सीनेशन जो है उसको बढ़ावा मिलना चाहिए। और सरकार से ये प्रश्न हाईकोर्ट ने भी पूछा है कि आपके पास क्या पर्याप्त वैक्सीन है क्या, यानी कि वैक्सीन का जो आयोजन है वो ठीक से होना कितना जरूरी है। जी जलपा जी, पहले मैं जो दीपक जी जो कब से बोल रहे हैं सर्वदलीय बैठक जी का, उसका मैं पहले जवाब दे दूं जी कि 1 साल पहले हमने वहां अपने विजय रूपाणी जी, माननीय जो अपने जो मुख्यमंत्री है, जी उनको आवेदन पत्र दिया था कांग्रेस की ओर से। इसमें अमित चावड़ा जी थे, परेश धानानी थे, अर्जुन मोढवाडिया जी थे, भरत सिंह सोलंकी थे। उन्होंने उन्होंने आवेदन पत्र दिया था कि कोरोना की अगेंस्ट फाइट में जी आपको हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की कोई भी जरूरत है तो हम जी आपके साथ खड़े हुए हैं, और एक आवेदन पत्र दिया था। जी तो उसका कोई भी जवाब नहीं आया। आज 1 साल हो गया। जी दूसरा मैं एक आज अपडेट बता दूं, शायद जी दीपक भाई को पता नहीं होगा। आज शाम को 4 बजे विजय रूपाणी जी को मिलकर वापिस से अमित चावड़ा जी ने आवेदन पत्र दिया, और उन्होंने विनती की कि भाई फिर से मैं आपको ये आवेदन पत्र देता हूं कि कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की जरूरत जहां भी है, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर में कुछ भी मदद चाहिए, जी या ये भी हमारे सुझाव है ऑक्सीजन के लिए या रेमडेसिविर इंजेक्शन के लिए या बेड के लिए, उनके लिए उन्होंने सुझाव भी दिए, और एक 10 पन्ने का उन्होंने सुझाव का लिस्ट भी दिया। लेकिन उन्होंने बोला कि ठीक है, हम आपको बताएंगे आपकी जरूरत होगी तो जी ये विपक्ष सामने से जाके 2 बार आवेदन पत्र दे के आया है। जी जी बराबर है। तो सर्वदलीय बैठक जो है वो सत्ता पक्ष ने नहीं बुलाई है अभी तक। आज क्या 4 बजे की मैं बात कर रहा हूं कि आज जी 4 बजे विजय रूपाणी जी को आवेदन पत्र दिया था। जी और दूसरी बात मैं ये बोल रहा हूं कि फिर तो हमने अपनी तरफ से काम तो 1 साल से चालू कर दिया है। हमने जी जैसे उन्होंने बोला दीपक जी ने कि भी हम लोग जो एक बार कोरोना से अच्छे हुए उनको प्लाज्मा के लिए हम लोग समझा रहे हैं, जी डोनेट करें, या फिर जो फूड पैकेट्स है, या फिर हम लोग ने एक हेल्पलाइन राजीव गांधी भवन पालड़ी से चालू की हुई है जी कि जहां पे जो भी कोरोना के दर्दी है वो फोन करके हमको कांटेक्ट कर सके, और हम लोग हो सके तो उनके लिए एम्बुलेंस की व्यवस्था करते हैं, बेड की व्यवस्था करते हैं, ऑक्सीजन जहां जहां पे मिलते हैं उनके लिस्ट हमारे पास होता है, तो हम बोलते हैं कि वहां से आपको ऑक्सीजन मिल सकेगा। तो ये सब हम सेवाएं कर ही रहे। सर्वदलीय जो पक्षीय बैठक है वो मीडिया में बैठ के बोलना आसान है कि भाई आप बोला हो सर्वदलीय बैठ से और सुझाव दो, लेकिन आप ही नहीं बुला रहे हो। पहली बात ये। दूसरा मैं ये बोल रहा हूं कि जो टेस्टिंग का जो है, आपने बोला था कि 1 मई से 18 से लेके 45 ईयर तक के जो भी लोग हैं उनको जो भी है वो वैक्सीन मिलना शुरू हो जाएगा। जी लेकिन आज भी आप जो तो एबो 45 को वैक्सीन नहीं मिल रहे, तो 18 से 45 साल के जो लोग हैं उनको तो वैक्सीन मिलने की बात बाजू पर रही। और आज भी अहमदाबाद के अंदर एक खोखरा एरिया है, खोखरा विस्तार है, शायद आप पहचानते होंगे, खोखरा एरिया है। तो वहां पे करीबन 200 से 300 लोगों की धक्का मुक्की हुई, और भाजपा वाले ने उनके जो जान पहचान वाले थे उनको टोकन दिए
कि आप कल आ जाना वैक्सीन लेने के लिए। बाकी सबको पुलिस ने लाठीचार्ज करके वहां से बाहर निकाला कि अब हमारे पास वैक्सीन नहीं, और बाहर बोर्ड मार दिया कि वैक्सीन इज नॉट अवेलेबल, जब होगा तब आपको बुलाएंगे। तो फिर आपने ये बड़ी बड़ी जाहिरात आप क्यों करते हो कि 1 मई से चालू हो जाएगा? पहले आप दवा बनाती हुई कंपनी से कंफर्म करो कि भी हमने आपको ऑर्डर दिया है तो कब मिलेगा कब नहीं मिलेगा। लेकिन ये लोग सस्ती प्रसिद्धि लेने के लिए और वो दिखाने आज काम आप लोगों को स्मशान में पहुंचाने का कर रहे हो, दवाई देने का या वैक्सीन देने का नहीं कर रहे हो। जी। और हम लोग सिर्फ टीका नहीं करते, हमने आज भी बोला था और 1 साल पहले जी। भी बोला था कि आपको कहीं पे भी कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की जरूरत हो। एक बात मैं कल बताना चाहता हूं जी। आपको, कल हुई जी। मीडिया में से मुझे पता चला कि कांग्रेस के एक सोशल मीडिया के कार्यकर्ता ने ये सिर्फ फेसबुक पे लिखा कि मुख्यमंत्री कोरोना की जो ये लड़ाई के अंदर लोगों को अच्छी सेवा देने में फेल हुए हैं तो वो रिजाइन कर दे। ऐसा लिखा तो क्राइम ब्रांच के डीसीपी ने उनको उनकी धरपकड़ कर ली और उनको 2 दिन लॉकअप पे रखा। बराबर क्यों भाई? ये अगर लोकशाही है, अगर कोई लोग अगर सत्ता पक्ष के बारे में कुछ बोलते हैं तो ये पुलिस और प्रशासन पूरी उनके कब्जे में है, वो उनको बोलने ही नहीं देते हैं, उनकी धरपकड़ कर लेते हैं, उनको डराते हैं। और हमने नेशनल लेवल पर भी देखा है कि फेसबुक और ट्विटर पर से जो सत्ता पक्ष के अगेंस्ट जो कमेंट्स थी पहले हटा ली दी गई और उसके बाद में थोड़ा थोड़ा जो विरोध हुआ तो उन्होंने वापस उसको रिस्टोर कर दिया। क्योंकि इनकी मानसिकता यही है कि उनकी वाहवाही हो ना, वही सुनने के लिए वो उनकी आदत है। उनको अगर आप क्रिटिसाइज करोगे तो वो लोग आपको साम दाम दंड भेद की नीति करके वो आपको बिठा देंगे। ये लोग ये नहीं समझते हैं कि ये कोरोना की महामारी, हम भी समझते हैं कि भाई आज पूरे विश्व के अंदर है जी। बराबर है, लेकिन आज जिस तरह से ब्रिटेन ने, फ्रांस ने, अमेरिका जैसे वो उसमें से बाहर आ गए कोरोना के जो डर से, और लोग भी आज बाहर आ गए, वहां पे वो लोग उत्सव भी करते हैं जी। तो ये हम लोगों को समझना चाहिए। हम वैश्विक गुरु बनने में जा रहे हैं, लेकिन 40 देश हमको ऑक्सीजन सप्लाई करने के लिए रेडी है, लेकिन हमारे पास ऑक्सीजन लेने के लिए टैंकर्स नहीं है। जी। जी। और हमको विश्व गुरु बनना है। आप पीएम केयर फंड के अंदर पिछले साल आपने करोड़ों रुपए पीएम केयर फंड में लिए, तो फिर आप राज्य सरकारों को क्यों बोलते हो कि भाई आप अपना पैसा लगाओ? राज्य सरकार ने 32 ऑक्सीजन टैंक का प्लानिंग किया हुआ है, उसमें से अभी सिर्फ 5 ऑक्सीजन टैंक कार्यरत है। बाकी की ऑक्सीजन टैंक का मटेरियल फ्रांस और जर्मनी से आता है, वो आने में अभी 2 से 3 महीने लग जाएंगे। तो ये क्या प्रजा कोरोना के अंदर 2 से 3 महीना राह देखेगी ऑक्सीजन के लिए? जी। उसके लिए दीपक जी यहाँ पर जी आपकी और फिर से आऊंगी मैं पारस जी। दीपक जी यहाँ पर जब बात हो रही है कि आरोग्य की सुविधा में हम कहाँ पर पीछे रह गए, एक बात हम कर रहे थे आत्मनिर्भर की, और जो वैक्सीन ढूंढी गई गर्व तो सबने लिया, लेकिन ऑक्सीजन और वेंटिलेटर और दूसरे बेड्स की जो समस्या देखी गई सही में बहुत ही खराब सिचुएशन थी, वो जो लोगों को बाहर हॉस्पिटल के बाहर दम तोड़ना पड़ा। नहीं, मैंने वही बोला था कि सबके साथ ही ये करना पड़ेगा, क्योंकि जो नेचुरल कैलेमिटीज आई है जी जी। ये जो कांग्रेस के प्रवक्ता ने जो बोला है, उन्होंने बोला कि हमने सीएम को बोला है कि ये तो जरूरत पड़ेगी तो हम उनकी मदद लेंगे, बराबर। जब भी उन्होंने सुझाव दिया है, मैंने अभी भी बोला कि एमएलए ने जो काम किया है वो सही किया है कांग्रेस के, बराबर। बाकी जो उन्होंने केंद्र सरकार पे जो आरोप किए, तो मैं बोल रहा हूँ कि 70 साल से तो वो कांग्रेस, वो तो सत्ता पे थे, उन्होंने क्या किया? कौन सी हॉस्पिटल बनवाई? अब बोलते हैं कि ऐसा किया ऐसा किया। मैंने बोला अभी पॉलिटिकल निंदा करने की बात ही नहीं है, अभी आप जो कुछ कर रहे हो बोलो ना। अभी जो दिल्ली में एम्स जो बनाई थी, जहां पे आपके जो गृह प्रधान अमित शाह जी ने जो सारवार ली थी, वो एम्स जो बनाई है वो कांग्रेस ने ही बनाई थी। वो प्रजा के पैसे से बनाई है, कांग्रेस ने नहीं बनाई है। हाँ, तो आपने तो प्रजा के पैसे से गुजरात में भी हॉस्पिटल बनाई हो तो दिखाओ। आपने प्रजा के पैसे से गुजरात में कौन सी हॉस्पिटल बनाई, दिखाओ 30 सालों के अंदर। पहले मेरी बात सुनो,
हमने चिदम्बरम और कनु मोदी नहीं पैदा किए हैं भ्रष्टाचार में, वो सब आपने पैदा किए हैं। राजीव गांधी भैया बोल रहे थे कि किया जी जाता है, 15 जी पैसा आता है, तो भ्रष्टाचारी आपकी सरकार थी। जी जी भैया हमारे आपको साथ कोरोना के अंदर जी आपको कोरोना यहाँ के अंदर जी थाली यहाँ पर बजाने और मुद्दे पर मोमबत्ती बात जलाने नहीं से नहीं कुछ यहाँ आता पर नहीं है। मुद्दे पर बात की जाए। हमारे साथ आम आदमी पार्टी के भी और से किरीट चावड़ा जुड़ चुके हैं। सबसे पहले किरीट जी आपका स्वागत है के न्यूज हमने में। कनु मोदी पैदा यहाँ नहीं पर किया, चर्चा हो रही पैदा है नहीं कि किया है। हाईकोर्ट ने जिस तरह रूपाणी सरकार को फटकार लगाई है, कई मुद्दों पर नसीहत भी दी है, जरूरत पड़ने पर सुझाव भी दी है, आपको क्या लगता है इस बारे में? चर्चा यहाँ पर मैडम ये चल दिल्ली रही ने है। भी फटकार दिया है, वो जरा पूछना उनको, आपको। जी मुद्दा वो लेंगे तब अवश्य पूछेंगे। जी किरीट जी। अभी जो चल रहा है गुजरात में है, और हाईकोर्ट को भी पता है कि क्या स्थिति है, क्योंकि चारों तरफ एक अपराध माहौल फैला हुआ है, जिसमें किसी भी तरह से गवर्नमेंट कम्युनिकेशन प्रॉपर वे से नहीं आ रहा है। अब तक कोविड को हमारे देश में आए हुए 1 साल हो गया है, फिर भी कोई प्रॉपर मैनेजमेंट, सप्लाई, डिमांड के है। कोई भी ऑक्सीजन हो, वेंटिलेटर का मामला हो, चाहे आईसीयू बेड्स का मामला हो, चाहे हॉस्पिटल के रिनोवेशन या एडवांसमेंट का मामला हो, किसी भी तरीके से फैसिलिटी का विचार ही नहीं किया गया है। इसलिए होती है ये स्थिति। भाजपा और कांग्रेस दोनों के लोग अगर पॉलिटिक्स करने से बाहर आएंगे तो इसका सॉल्यूशन हो पाएगा। कोई भी पब्लिक का इंसान कभी भी रेमडेसिविर हो, आईसीयू हो, वेंटिलेटर हो, बेड्स हो, डॉक्टर्स हो, इवन कोरोना की बात समझ लीजिए आप, 16 स्टील में पानी तक नहीं दिया जा रहा उनको, क्योंकि उनके दौरान उनको पीने के लिए उनको उसके लिए कलेक्टर को लिखना पड़ता है कि ये ऐसी है हमारे सिविल हॉस्पिटल। सिविल हॉस्पिटल पे हम घर मिल अहमदाबाद का सिविल हॉस्पिटल, सारे लोग ऐसे ही वेटिंग में देखते हैं, फिर भी किसी को कुछ फर्क नहीं पड़ता। जैसे सुप्रीम कोर्ट है, तो सुप्रीम कोर्ट में सरकार की ओर से मिला जाता है, सेंट्रल गवर्नमेंट की ओर से, ठीक है, कहीं सुध नहीं एक कैसे स्टेटमेंट दे रहे हैं और क्या समझ रहे हैं इंडिया, सुप्रीम कोर्ट, गुजरात हाई क्या समझ मुझे पता नहीं चल रहा, क्योंकि वो सब लोग देख रहे हैं, सब मीडिया देख रहा है, टाइम के आ रहा है, सब लोग सोशल मीडिया पे वीडियो घर से लाके पंखे लगाने पड़ रहे हैं गर्मी में, बाहर डेढ़ के दिक्कत से लोग मर जाते हैं, फिर सरकार के कान में एक फिर भी ये लोग सुप्रीम कोर्ट में ये बोलते हैं कि ये इमोशनल हो जाते हैं। आप ये इमोशनल क्या है, जिससे कोविड में मैन डिजास्टर है मैडम, उससे ही ज्यादा मौतें हो रही है, चाहे गुजरात हो, यूपी हो या ये मैन मेड इसमें अव्यवस्था है, कोई कम्युनिकेशन नहीं है, या उस जो हॉस्पिटल कैसे चलाया जाता है कुछ नॉलेज ही नहीं है, शायद बेसिक नॉलेज है, बेसिक नॉलेज वाला ये पता है या डॉक्टर भी बता सकता है कि कैसे मैनेज किया जाता है, कैसे को हैंडल किया जाता है। नहीं बताए जाते कि भाई आप ये नहीं है और ये चले जाइए, या रास्ते में आप ऐसे करना होता है। जो भी माइल्ड केस है उनको ट्रीटमेंट देके उनको दवाइयां होम आइसोलेशन का ध्यान रखना, गाइडलाइन देती हैं आप, अच्छी तरीके से सिचुएशन मैनेज हो जी, उसको आईसीयू में ट्रांसफर कीजिए, अस्पताल नहीं है तो दूसरे अस्पताल में ट्रांसफर कीजिए। मैंने 108 में खुद लगा के पता किया है कि सर्विसेज क्या कर रही है, तो मुझे ये बताया कि
ये सिर्फ घर से अस्पताल तक ही है। अस्पताल से अस्पताल कोई भी अगर मरीज बीमार हो जाता है कोविड के दौरान, तो अस्पताल से दूसरे अस्पताल जाने के लिए प्राइवेट एम्बुलेंस लेनी पड़ती है। जी आज भी जो पेशेंट है आज भी लूटे जा रहे हैं। इसमें कहीं भी कोई सॉल्यूशन की बात कोई नहीं निकल रहा है। सब लोग एक दूसरे पर उंगली करने से ही बाज नहीं आ रहे। सॉल्यूशन कैसे मिलेगा? और इसमें ऐसे अगर आगे भी स्ट्रेटेजी जारी रही तो मुझे ना कि आगे आगे भी कोई सॉल्यूशन निकलेगा। सीएमडीसी में खड़े रह के मैंने जी लॉन्च किया मैडम। 100 नंबर पर डायल करके राज पांड्या नाम तो थी, वो एक्सपायर हो चुकी थी। उनके लिए मैंने खुद फोन किया था, जबकि मैंने वहाँ पे जीएमडीसी जो कोविड केयर सेंटर वहाँ पे जाके मैंने एक रिलेटिव थे, मेरे फ्रेंड सर्कल में थे, उनको दाखिल कराया। आईसीयू की जरूरत थी, वहाँ पे मुझे बोला गया सामने को सब सामने थे, बोले जरूर करोगे आइए। बाहर जहर की सारी को मालूम है, अंदर मेडिकल जहर की मशीन के अंदर कोई नहीं है, पूरा यूज नहीं कर सकते और जहर करवा के लाइए आपके बाहर भी नहीं है। व्हाट इज प्रूफ ये क्या चल रहा है? मुन्ना 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 भाई एमबीबीएस जी 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 ऐसा बताया गया है कि पहले नहीं करना है, पहले जो पेशेंट है उसके हिसाब से उसको ट्रीटमेंट देनी है, उसको सहारा देना है, ताकि बेड के हॉस्पिटल के बाहर देने हैं कि भाई हॉस्पिटल ऑक्सीजन जी। नहीं है, आपको जाके लाना जी पड़ेगा। जी जी प्रकाश जी, मैं आपकी और फिर लौटूंगी। प्रकाश जी, आपकी और मैं आना चाहूंगी। कोई जी। गलती कोई गलती आपने जी सुना है प्रकाश कभी? जी, मैं आपकी ओर आना चाहूंगी। प्रकाश जी, मैं आपकी ओर आना चाहूंगी। किरीट जी, मैं आपकी ओर दोबारा आऊंगी। प्रकाश जी, मेरा प्रश्न आपसे यही है कि यहाँ पर जब आरोग्य की सुविधा की बात चल रही है, हमने जिस तरीके से देखा गया कि लंबी लाइनें भी लगी, कहीं व्यवस्था भी हुई। पहले ये नियम लाया गया कि 108 से आएंगे तो ही मरीज को एडमिट किया जाएगा, उसके बाद उस नियम को सुधारा गया, टोकन सिस्टम लाया गया, लेकिन वो भी इतना असरकारक नहीं हुआ, क्योंकि कई लोगों को तो टोकन लेने के बावजूद भी वापस लौटना पड़ा और उसमें भी कहीं ना कहीं कुछ झोलमाल हो रहे थे। ऐसी भी सोशल मीडिया में जो वीडियोस है वो वायरल भी हुए थे। प्रकाश जी, आपका क्या कहना है कि किस तरीके से आयोजन होना चाहिए? ये आयोजन जो है एकदम व्यवस्थित होना चाहिए और सरकार ने को चुन के भेजा है प्रजा ने, तो प्रजा उससे ऐसा ही आशा रखती है कि सरकार का वहीवट बराबर हो। जैसे अभी पारस जी ने बताया कि कोबरा में एक गरीब इलाका है कोबरा, अब उधर जी जो है इस तरह से लाइन लगी कि वैक्सीन है नहीं है। वैक्सीन मुफ्त में देने के लिए नरेंद्र मोदी साहब ने पश्चिम बंगाल में चुनाव से पहले कहा था कि प्राइवेट सेक्टर हो गए, हॉस्पिटल हो गए या सरकारी हॉस्पिटल हो गए, उनको मुफ्त में हम आएंगे तो मुफ्त में दे देंगे। लेकिन वैक्सीन मैं ऐसा चाहता हूँ कि हमारे देश की जनता है 130 करोड़ जो है सबके लिए न्याय एक जैसा होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि महाराष्ट्र में राज्य सरकार दूसरे की है और राजस्थान में दूसरे की है, या पहले भी ऐसी परिस्थिति का निर्माण हुआ था कि राज्य सरकार केंद्र में जब कांग्रेस सरकार थी तो राज्य सरकार कहीं भाजपा की थी तो उनकी तरफ से भी कुछ ऐसा वर्तन जी किया जाता था द्वेष बुद्धि पूर्वक का, वो नहीं होना चाहिए। वो होने से ये परिस्थिति का निर्माण हुआ है। और जो पुलिस का उपयोग है, बल का उपयोग, जैसे पारस जी ने बताया, वो इस बार ज्यादा हो रहा है। जैसे पश्चिम बंगाल में बोलो या 2002 का गुजरात याद करो, तो वो भी जो है रात धर्म की बात आई थी। जी तो अभी फिर पुलिस का उपयोग जो है बल का प्रयोग कम करे, उससे अच्छा प्रशासन दूसरा नहीं हो सकता। तो बल का प्रयोग करना पड़े, जैसे उन्होंने बताया लाठीचार्ज पुलिस करती है, ये जी करती है, टीयर के कुछ भी होता है, तो समझने का प्रशासन निष्फल है। अच्छा, कोर्ट में बार बार जाना पड़े तो भी प्रशासन निष्फल है, उसकी निशानी है ये। जी कोर्ट भी कई बार न्याय तंत्र, पुलिस तंत्र और प्रशासन, ये तीनों का राग एक ही होना चाहिए। एक जी ऐसा राग नहीं होना चाहिए कि गरीब प्रजा उसका शिकार बनती जावे।
और ऐसा नजर आता है जैसे अभी फंड की बात है, ये जो तकलीफ हुई है जल्दबाजी, उसके जी अंदर मेरा मानना ऐसा है, मैं टैक्स पेयर प्रोटेक्शन काउंसिल में भी प्रवक्ता हूँ, जी तो जो पैसे का प्रॉब्लम है वो सरकार में के पास नहीं है। और सरकार ने जैसे इन्होंने बताया कि इनके टाइम में ये हुआ, अभी 80 बैंक गुजरात में 2002 माधुपुरा बैंक के बाद बंद हुई, वो भाजपा के शासन में। उसके बाद प्रधानमंत्री जी ने पार्लियामेंट में कहा कि 2009 से पहले का सब ये कांग्रेस ने किया हुआ है। मैं बोला कोई भी बैंक बंद हुई, लेकिन डिपॉजिटर का पैसा डूब गया, उसको 20 लाख डिपॉजिट थी, उसको 1 लाख ही मिला। तो ये जी पैसा जो है, ये 50 डिफॉल्टर गुजरात छोड़ के चले गए अभी, 2014 के बाद की बात करता हूँ। जी उनका पासपोर्ट जमा है, फिर भी वो विदेश में। तो ये आर्थिक स्थिति का संक्रमण हुआ है, वो फंड की वजह से हुआ है, नहीं तो कोई तकलीफ नहीं होती। लेकिन रिजर्व फंड भी सरकार ने यूज कर दिया, उसका भी विरोध हुआ। तो ये प्रशासन आर्थिक रूप से सरकार करने में, संचालन करने में निष्फल रही है। ये बात हकीकत है। कांग्रेस के टाइम पे भी ऐसा हुआ था। पहले पहले हिंदुस्तान कॉमर्शियल बैंक बंद हुई थी। मैं इस सुविधा को जी बैंकिंग सेक्टर के साथ, रिजर्व बैंक के साथ जोड़ना चाहता हूँ कि जी मूल परिस्थिति गरीब प्रजा है, उसको मालूम नहीं कि रिजर्व बैंक क्या करती है। लेकिन रिजर्व बैंक जो फंड फ्लो करती है, आज जी जाहिरात करना और फिर नहीं देना, तो ये चीज फर्क है। जो वायदा करती है सरकार कि हम आएंगे चुन करके, तो हम ये करेंगे, ये करेंगे, तो ये सुनहरे सपने हैं, पहले कांग्रेस ने भी दिखाए हुए प्रजा को, और जो भी भाजपा ने भी दिखाए हुए हैं। तो प्रजा का विश्वास अभी ये पॉलिटिकल पार्टियों के वचन में से उठ गया है। अभी अपने देश को, न्याय तंत्र को जीवंत रखना सभी पॉलिटिकल पार्टियों का, प्रजा का काम है। यदि न्याय तंत्र को हम जीवंत नहीं रखेंगे, तो हमारे जी लिए ऐसा कठिन समय आएगा कि ये देश लोकशाही का तानाशाही में रूपांतर हो जाएगा, और जी लाठी गोली की सरकार चलेगी, ऐसा होगा। और प्रजा के लिए अहित होने से बचाना हो, एक शिक्षा होना चाहिए, एजुकेशन 1 साल से बच्चों को नहीं मिल पाया। आज राइट टू जी एजुकेशन है एक, उसमें अभी सरकार ने एडमिशन उन्होंने नहीं दी है प्राइवेट सेक्टर में, जो जी 25% गरीब जी लोगों ने दी है। और जी शिक्षा से शिक्षण अमीरों को क्षेत्र शिक्षा की दिया स्थिति जाता है, गंभीर वो है भी जी आज गंभीर है शिक्षण की स्थिति। अब अमीरों को एजुकेशन मिल रहा है ऑनलाइन, गरीबों के पास कुछ है ही नहीं। उनको आरटीआई के एडमिशन, एजुकेशन जी डायरेक्टर को फोन किया, जोशी, महेश जोशी करके, उनको गांधीनगर में। जी मैं बोला भाई हमारी व्यवस्था होगी, ऐसा होगा। तो जो गरीबों के लिए फंड यूज होता है, वो सरकार कर ही नहीं रही, या उन तक लाभार्थी को पहुंचने के लिए जी उनको फंड नहीं मिल रहा है। इसके कारण जो शिक्षा से गरीब व्यक्ति वंचित रह रहा है। तो गरीब व्यक्ति को, मिडिल क्लास को कोई अन्याय नहीं होना चाहिए। आज मिडिल क्लास भी ये सोचता है कि ये तो अमीरों की सरकार है, अमीर जो बोलते हैं उसके इशारे पर सरकार चलती है। ऐसी छाप बाजार में पैदा हुई है, वो जी सरकार को कड़क पगड़ा लेना पड़ेगा, मोदी जी को, कि जो भी जो गलत पैसा 2 नंबर का बना है, या जो उद्योगपति है वो काला धन है, वो स्विट्जरलैंड से तो लाए नहीं लाए वो बात अलग है, लेकिन इधर का काला धन ही बाहर नहीं निकालेगा। तो अपने को क्या करना है, फंड आएगा तो सब इसी हो जाएगा, मैं ऐसा जी मानता हूँ। जी बिल्कुल दीपक जी मेरे आखिरी सवाल की शुरुआत मैं आपसे करना चाहूंगी। यहाँ पर बहुत सारे मुद्दों पर चर्चा हुई, तो चलो जो सुझाव मिलने थे या जो फटकार मिलनी थी या कुछ नसीहत मिलनी थी सारी मिल गई। अब आगे सरकार का प्लान क्या है? कुछ तो प्लानिंग होगा, जैसे डिजास्टर मैनेजमेंट है उसके प्रति भी हम ध्यान केंद्रित करें तो हम बहुत अच्छी मतलब एक आयोजन कर सकते हैं। फंड मैनेजमेंट का भी यहाँ पर मुद्दा निकला है, तो फंड मैनेजमेंट भी इतना ही महत्वपूर्ण रखता है। आपका क्या मानना है, प्लान क्या है आगे का? मैडम, कोरोना किसके सामने पूरी ताकत से हमको लड़ना है और उसको माफ करना है, वही पहली हमारी प्रायोरिटी है। जी फ्रंट फंड वाला जो बातचीत है वो भी है हमारे सामने, क्योंकि वो भी एक चैलेंज ही है हमारे सामने। क्योंकि कांग्रेस ने पूरा जो सेंट्रल गवर्नमेंट में थी, तभी आपने देखा होगा 4,000 करोड़, 5,000 करोड़, 10,000 करोड़ का भ्रष्टाचार ही किया था। पूरा तिजोरी खाली करके कांग्रेस गई थी, तो वो भी हमारे लिए चैलेंज है। तो और दूसरी बात है कि जो प्रकाश जी ने जो सुझाव दिए हैं वो गवर्नमेंट तक मैं जी पहुंचाऊंगा। और जी एक जो बात थी वो उन्होंने की थी, उसके अंदर मैं बता दूं कि मैं पूरा बाल आयोग से पूरा लीगल एडवाइजर हूँ।
तो वो बच्चों वाली बात में पूरा सहमत नहीं होता हूँ, क्योंकि वो पूरा मॉनिटरिंग हम करते हैं। हर एक बच्चे को हम शिक्षा भी दिया है। कोई उसको तकलीफ भी आती है तो बाढ़ आयोग में कंप्लेन आती है तो तुरंत हम स्कूल को बोल भी देते हैं। तो 0% टॉलरेंस उसके अंदर है। तो बाकी प्रकाश जी के जो सुझाव हैं जो मैं गवर्नमेंट को बोलूंगा, और गवर्नमेंट उसके अंदर पूरी ताकत से लग जाएगी, मैं उसका जी एश्योरेंस भी देता हूँ। जी जी किरीट जी, अब मेरा भी आपसे आखिरी सवाल यही होगा कि अब आगे क्या कुछ करना चाहिए, क्योंकि कोरोना को तो हमें कंट्रोल में करना ही है। पहली बात मैडम, अगर ये कोरोना को कंट्रोल करना है तो सबसे पहले हमें पॉलिटिक्स सब जो एक दूसरे पे उंगली करके पॉलिटिक्स कर रहे हैं ये बंद करना होगा। जी सबको एक आवाज में आना होगा कि कोविड को हराना है। सिर्फ बोलने से नहीं होगा, करने से होगा। अगर हॉस्पिटल कम है तो ओपन जो जगह है, जो बड़ी जगह है, वहां पे आप कोविड केयर सेंटर दिल्ली के जैसे खड़े कर सकते हैं। जी इसमें नया कोई इन्वेस्टमेंट की बात नहीं होती है। इसमें हर शहर, हर कम्युनिटी ये बनाए जा सकते हैं। सबके पल्स ऑक्सीमीटर से सैचुरेशन चेक किए जा सकते हैं। आरटीपीसीआर अगर हो सके तो वो करवा सकते हैं, डी टाइमर करवा सकते हैं। माइल्ड टू मॉडरेट केसेस या जी बड़े सेंटर अलग रखे जा सकते हैं, वहां पे पेशेंट बाकी रहे सीरियस पेशेंट उनके आईसीयू वेंटिलेटर है, जी उनको अलग से शिफ्ट आउट करके मैनेजमेंट वैसे किया जाना चाहिए। वहाँ पे डॉक्टर जी जी वैसे ही मैनेज इमरजेंसी और क्रिटिकल ऐसे होने चाहिए। नॉलेज भी ऐसा होना चाहिए। पढ़ा लिखा या कम नॉलेज विभाग में नहीं, वो मॉडरेट या माइल्ड में चल जाए। ऐसे हर सोसाइटी, हर कर सकते हो। पल का पेड़ लगाने की जरूरत है, कोई पल का बड़ा पेड़ भी जरूरत नहीं है केस में। जी जी विजिट कर सकते हैं वहां पे जाके, कोरोना को आसानी से हराया जा सकता है। जी जी बिल्कुल। पारस जी 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 कोई जी इंस्ट्रूमेंट जी कर सकते हैं, लेकिन वो कर सकता है होना चाहिए अच्छे से। कोरोना के ना किसी ऊपरी अधिकारी स्थापित हो गए, ये जी बिल्कुल बंद करना होगा। कोविड वैक्सीनेशन हो, चाहे वो हॉस्पिटल का मैनेजमेंट हो या मैनेजमेंट हो, डिजास्टर मैनेजमेंट हो या कोई भी फंड का मैनेजमेंट, जी सारे जो इश्यूज हैं सबको अच्छे से, जो उसमें मास्टर लोग हैं उसको जी कहीं ना कहीं नहीं, आपका सुझाव सही है। विश्लेषकों का सुझाव लेना चाहिए, वो रोड मैप तैयार करें, उस हिसाब से सब चलेंगे और तो पब्लिक के काफी भी अच्छा रिव्यू होगा। और उसमें जी सबको एकजुट होना होगा। सही बात है। समय का थोड़ा अभाव है। पारस जी मैं आपकी ओर आना चाहूंगी। जी पारस जी शायद हमारे साथ संपर्क में नहीं है। मेरा आखिरी सवाल आपसे होगा प्रकाश जी। यहाँ पर हमने सभी मुद्दे की चर्चा की। सुन रहा हूँ मैं पारस जी पारस जी जी वो जुड़ चुके हैं हमारे साथ। पारस जी मेरा भी आखिरी सवाल यही है कि अब आगे क्या? इतने सारे सुझाव मिल गए, जरूरत लगने पर फटकार भी मिल गई, नसीहत भी मिल गई, अब आगे क्या? कुछ तो प्लान बनाना होगा आपकी ओर से, आपका क्या मानना है? जी जल्पा जी, पहले तो मेरा ये सुझाव है कि राज्य सरकार जो है वो जो महानगर पालिकाएं जो है उनके ऊपर कंट्रोल रखे। जैसे अपने देखा था कि भी अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है वो राज्य सरकार की गाइडलाइन को मान नहीं रही है, जी या फिर ये दूसरी महानगर पालिका है वो अपनी तरह से कार्य कर रही है। जी तो पहला ये सुझाव है कि राज्य सरकार जो है उसके अंडर में जो भी महानगर पालिका या तालुका जी पंचायत है, जिला पंचायत है, जी वहाँ की हॉस्पिटल जो है, वहाँ पे डॉक्टर जो है, वहाँ पे आईएएस अधिकारी जो है, जी उनको जो गाइडलाइन दे उसी हिसाब से वो लोगों को काम करना चाहिए। जी
अगर राज्य सरकार उनको जो गाइडलाइन देती है उस हिसाब से सभी लोग कार्य करेंगे तो सभी एक यूनिफॉर्म होगा कि वहां पे सभी जगह पे एक ही तरह का अच्छी तरह से सेवाएं मिल सकेंगी हेल्थ के जी बारे में। जी दूसरी आप जो भाई ने बताया, किरीट भाई ने, कि बेड की सुविधाएं जो बढ़ानी चाहिए, तो जी ओपन जो जीएमडीसी में उन्होंने किया, अच्छा किया, 900 बेड की वहां पे हॉस्पिटल बनाई। जी ऐसी कई सारी जगह एसजी हाईवे है या फिर जो अहमदाबाद ईस्ट के अंदर जगह है। और हमने हमारी तरफ से भी, हमारे जो सोशल मीडिया डिपार्टमेंट के चेयरमैन है हेमंत रावत सर, उन्होंने भी बोला थे कि अगर जी आपको अगर राजीव गांधी भवन जो हमारा पालड़ी में है वहां पे भी अगर आपको कोविड केयर सेंटर बनाना है तो हम वो देने के लिए भी तैयार है। तो ऐसी जो बड़ी जगह है वहां पे बेड की सुविधा उपलब्ध कराए, जो गैस जो बाहर से विदेश से जो भी सप्लाई करके आती है उसका जी प्रॉपर मैनेजमेंट करके यूज करें। जी वेंटिलेटर्स जो है उसकी संख्या बढ़ाए। जी और सबसे खास जो है कि अगर कोई दर्दी सीरियस है तो उसको बाहर दरवाजे पे मत रखे, जी वहां पे एक टीम ऐसी खड़ी रखे कि जिस तरह से जो सीरियस जी जो जी पेशेंट है उसका उसको प्राइमरी इलाज इमरजेंसी तो हो ही सकता है। जी प्राइमरी इलाज हो सकता है। तो ये जो बेसिक जो अपने जो जरूरियत है दर्दी की, जी और उनको अच्छी तरह से अपने दे सके ट्रीटमेंट, वही मेरा सुझाव है। जैसा अभी सबने बोला तो वापिस रिपीट करना नहीं चाहूंगा, लेकिन ये जो बेसिक जो सुविधाएं है, ऑक्सीजन है, रेमडेसिविर जी इंजेक्शन है, जी 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 बेड्स है, तो ये सब उपलब्ध कराना चाहिए। और उसके लिए राज्य सरकार को थोड़ा स्ट्रिक्ट होके मैनेजमेंट उसके नीचे जो है उससे काम करवाना पड़ेगा। जी क्या सुझाव है? जी बिल्कुल। आप सभी इस चर्चा में जुड़े इसलिए आप सभी का शुक्रिया। जी जी धन्यवाद। जी धन्यवाद। तो जी दंगल देश का में आज का हमारा मुद्दा था कि रूपानी सरकार को हाईकोर्ट की जो फटकार लगी, फटकार के साथ साथ कुछ सुझाव भी आए, नसीहत भी आई। अब देखना यह है कि सरकार उसको किस तरीके से अमलीकरण में रखती है। लाइनें तो हमने सबने देखी, वेंटिलेटर की हो, इंजेक्शन की हो, ऑक्सीजन के लिए हो, या फिर बेड्स के लिए हो, या शमशान में वेटिंग हो, या फिर सूरत में उसके बाद जो डेथ सर्टिफिकेट के लिए जो लंबी लाइन देखने को मिली थी। बस अब इस लाइन से लोगों को आज़ादी चाहिए। हाईकोर्ट ने भी कुछ सुझाव दिए हैं कि महानगर जो पालिका है वो अपनी मनमानी नहीं कर सकती। सरकार को भी स्पष्ट बोल दिया है कि आप कोर्ट की बात क्यों नहीं सुन रहे। उसकी वजह से ये जो कोरोना की मामलों की सुनामी है वो आ गई है। ये भी कहा कि जो वास्तविक परिस्थिति है वो सरकार को लोगों को बतानी चाहिए, यानी कि आंकड़े जो है वो उसका वास्तविक चित्र जनता के सामने सरकार को रखना चाहिए, ताकि जनता भी जागरूक होगी और कोरोना की गाइडलाइन फॉलो करेगी। क्योंकि अभी जिस तरीके के आंक हम देखते हैं तो कहीं ना कहीं लोग सोचते हैं कि इतने कोई गंभीर आंकड़े नहीं है तो शायद हम मास्क नहीं पहने तो चलेगा, हम 2 गज की दूरी ना रखे तो चलेगा, ठीक है काम नहीं है फिर भी टहलने निकल गए। लेकिन अगर सरकार वास्तविक चित्र जो है वो पेश करेगा, ये भी बोला गया है था हाईकोर्ट द्वारा कि जो मौत का आंकड़ा है वो भी आप स्पष्ट कीजिए, यानी कि सरकार को अब सोचना होगा, हर जो आंकड़े हैं वो स्पष्ट रूप से प्रस्तुत करने होंगे, क्योंकि जनता का हक है सही माहिती उन्हें प्राप्त हो। तो सरकार को सही माहिती प्राप्त लोगों को करवानी ही चाहिए। उसके अलावा वैक्सीनेशन का जो मुद्दा था, जब गुजरात हाईकोर्ट ने भी पूछा कि वैक्सीनेशन की क्या सुविधा है, आपके पास क्या है, यानी सरकार को भी सोचना होगा। आपने बहुत अच्छा किया 18+ सबके लिए वैक्सीन के लिए आपने जो लिमिट थी वो खोल दी, लेकिन क्या फायदा अगर वैक्सीन ही अवेलेबल ना हो। वैक्सीन से बोला गया था कि हम कोरोना को जो है वो मात दे सकते हैं, क्योंकि कोरोना अगर होता भी है वैक्सीन लेने के बाद तो बहुत जल्दी रिकवरी आ जाती है। तो सोचना होगा, सरकार को आयोजन करना होगा। यहां पर कमी रह जाती है आयोजन में। यहां पर सिर्फ और सिर्फ ये नहीं सोचना चाहिए कि हमने ये बोला था इसलिए ऐसे ही होगा। जो दूसरे सुझाव है उसको भी स्वीकारना होगा, और गुजरात हाईकोर्ट कुछ बोल रही है तो उसे भी फॉलो करना होगा। तो दंगल देश का में अभी बस इतना ही। ज्यादा जानकारी के लिए आप जुड़े रहे के न्यूज़ के साथ। नमस्कार।